स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो लाइफ प्रोसेस में ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो आपके 4 टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बाद होगा ट्रांसपोर्टेशन एंड देन लास्ट में होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। डायग्राम भी बनाने आएंगे, एंजाइम्स के नाम लिखने के लिए आएंगे स्टेप वाइज। तो ये जो 4 टॉपिक हमारा हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हमारा फर्स्ट जो है स्टार्ट होगा इसी टॉपिक से, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बात करें अगर ऑर्गेनिज्म की, तो हर ऑर्गेनिज्म अपने अलग अलग स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कुछ सिंगल बोल सकते हैं कि सिंगल सेल्स के होंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होंगे। तो यहाँ पे उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत डिफरेंसेस आता है। अगर कोई एनिमल है तो उसका बॉडी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा बहुत ज़्यादा, तो उसके डाइजेशन के लिए आपका स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, लंबा प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेशन क्यों होता है, क्या हमारी बॉडी को नीड है, तो नीड यहाँ पे है न्यूट्रिएंट्स का। जो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं बॉडी को जो चाहिए वो है न्यूट्रिएंट्स। अब कितने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है ये तो आपको पता ही होगा। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें होंगी, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। अब इस स्टेज तक बॉडी को लाने के लिए, ठीक है, कि अगर आप कोई एक फूड खा रहे हैं, ठीक है, ये फूड में क्या है हमको नहीं पता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बट हमारी बॉडी को चाहिए कुछ 4 से 5 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो इस फूड से उन न्यूट्रिएंट्स को निकालने का जो प्रोसेस है, तो अब हम जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, तो इसमें कहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, सेल्स में, ठीक है। तो इस सेल्स में ये फूड के न्यूट्रिएंट्स निकाल के पहुंचाने तक के पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, न्यूट्रिशन इंटेक करने के बेसिस पे, द बेसिस ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे 2 टाइप में बांटा गया है। पहला जो हमारा है ऑटोट्रॉपिक है। पहला क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि पहले ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। पहला है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब क्या होगा, बाय इटसेल्फ। जैसे प्लांट्स के पास क्या होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, तो दे आर ऑटोट्रॉपिक्स। अगर यहाँ पे अगर बात करें सनलाइट के प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेसिस होगा। अगर सनलाइट का प्रेजेंस नहीं है, केमिकल्स, कुछ सल्फर हो गया, या अगर बहुत डीप डाउन ओशंस के अंदर में भी ये बोल सकते हैं कि ऑटोट्रॉप्स होता है, तो वहां पे क्या होगा, कीमोसिंथेसिस। फोटोट्रॉप्स नहीं होगा, वहां पे हो जाएगा कीमोसिंथेसिस, बट वो भी किसका पार्ट होगा, ऑटोट्रॉप का। अब अगर बात करें हेट्रोट्रॉप्स की, तो हेट्रोट्रॉप यहाँ पे 2 से 3 टाइप के होते हैं। हेट्रोट्रॉप में जो हमारा पहला होगा वो होगा होलोजोइक, इसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसके बाद क्या आएगा, सेप्रोफाइट्स, और फिर पैरासाइट्स। तो यहाँ पे अगर बात करें हम हमारे चैप्टर के लिए, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन पे काफी आप बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया गया। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, सारे एंजाइम्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी एनिमल की बॉडी में डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज उसी स्टेप्स को अच्छे से पढ़ने वाले। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो स्टेप नंबर 1 होगा वो है इंजेशन। इंजेशन में आप वर्ड देख सकते हैं, इन आ रहा है, मतलब कि इनटेक ऑफ फूड इनसाइड आवर बॉडी, इंजेशन। दूसरा जो पॉइंट है, इसके बाद क्या होगा, डाइजेशन, मतलब कि ब्रेक डाउन करना। डाइजेशन का प्रॉपर मीनिंग हम लोग कई बार हमें पता नहीं होता है। तो डाइजेशन मतलब टू ब्रेक फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। इसके बाद जो हमारा थर्ड होगा ये हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, देन असिमिलेशन, और लास्ट हमारा है इजेशन। अब यहाँ पे
कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंजेशन है, ये इजेशन। ई मतलब बोल सकते हैं कि एग्जिट, हमारी बॉडी के बाहर करना फूड को। तो सबसे पहले इंजेशन, तो इंजेशन जैसे ही आप बॉडी माउथ के अंदर लिए, तो पहले हम लोग डाइजेशन के कुछ बेसिक स्टेप्स को और यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स का यूज होने वाला, फूड के पैसेज को समझेंगे। एक बार फूड के पैसेज को समझने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा वो सारे एंजाइम से बनेंगे, तो उसको हम लोग इस टॉपिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो ये है फूड। ये फूड ह्यूमन बॉडी के आप बोल सकते हैं कि माउथ में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जैसे ही पहला यहाँ पे स्टेप आप क्या बोल सकते हैं कि जैसे ही फूड माउथ में गया, ठीक है, माउथ में जैसे ही जा रहा है तो ब्रेक डाउन। अब माउथ में उसके साथ क्या क्या होगा, तो डाइजेशन का आपको ये पता होना चाहिए कि डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ में उसके साथ क्या क्या चीजें होंगी, मैकेनिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, हाँ यहाँ पे दोनों होगा। अब मैकेनिकल कैसे, यहाँ पे टीथ वर्क करेगा, ठीक है, टीथ एंड टंग। इसके अलावा यहाँ पे केमिकल्स रिलीज होगा, सलाइवा, सलीवरी अमाइलेज। तो यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन भी होगा प्लस मैकेनिकल रिएक्शन भी होगा। केमिकल अगर बात करें रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यहाँ पे रिलीज हो रहा है, तो सलाइवा। कौन से न्यूट्रिएंट को, कौन सा न्यूट्रिएंट, ये भी एक क्वेश्चन है कि कौन सा न्यूट्रिएंट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अमाइलेज जो है स्टार्च को आप बोल सकते हैं कि क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ब्रेक करता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट का डाइजेशन जो है हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अब बात करें यहाँ पे माउथ में इसका आप बोल सकते हैं कि जो भी यहाँ पे पेस्ट बन गया, फूड च्यू किए और उसके बाद ये हमारे ईसोफेगस में आ गया। ईसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप। तो माउथ से फूड हमारे फूड पाइप में आ गया। फूड पाइप एक ऐसा आप बोल सकते हैं कि स्पेस होगा वहाँ पे कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, होगा म्यूकस होगा। म्यूकस फूड के मूवमेंट को आप जो है इजी करेगा। इसके अलावा कोई एंजाइम नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग पैसेज को समझने वाले थे। तो सबसे पहले ये माउथ बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ पहले पैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है माउथ, ठीक है, फूड। माउथ से कहां जाएगा, फूड पाइप में। फूड पाइप में आ गया ये फूड। अब फूड पाइप से ये कहां जा रहा है, स्टमक में। अब स्टमक में इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे। स्टमक कुछ इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि केमिकल्स रिलीज करता है। तो सबसे पहले स्टमक की जो वॉल्स है उसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा HCl, म्यूकस, दो आपको प्रोटीन डाइजेशन के लिए दो एंजाइम मिलेंगे जो कि इनएक्टिवेट फॉर्म में होंगे। तो पहला हमारा है पेप्सिनोजेन। अगर यहाँ पे जेन लगा हुआ है तो पेप्सिनोजेन मतलब कि ये इनएक्टिवेट फॉर्म में है। अगर रेनिन की बात करें तो उसका जो इनएक्टिवेट फॉर्म होगा वो प्रोरेनिन होगा। तो पेप्सिनोजेन, इसके बाद है प्रोरेनिन। स्पेलिंग पे ध्यान देना, यहाँ पे डबल एन है तो आप एन नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो प्रोरेनिन। अब यहाँ पे ये दोनों इनएक्टिवेट फॉर्म में है। किस न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने के लिए आप यूज करेंगे, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को, तो ये दोनों डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को प्रोटीन को। तो ये दोनों एंजाइम किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, प्रोटीन को। इसके अलावा म्यूकस का रोल, यहीं पे आप सारे के फंक्शन को समझिए, उसके बाद हम लोग एक एक करके पॉइंट्स लिखेंगे। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस HCl के बैड इफेक्ट से स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद HCl का क्या काम है, तो HCl आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एसिडिक मीडियम देगा। एसिडिक मीडियम किसको देगा, फूड को। एसिडिक मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन के वर्क के लिए। ये दोनों, ये मीडियम, एसिडिक मीडियम, ये दोनों एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। तो पेप्सिनोजेन से HCl एसिडिक मीडियम देने की वजह से क्या बनेगा, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन और प्रोरेनिन से बनेगा रेनिन। अब इसके बाद है, इसके अलावा HCl का क्या वर्क होगा, तो ये अगर आप जैसे फूड इंटेक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो बहुत सारे जर्म्स हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, तो उससे भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एसिडिक मीडियम की वजह से वहाँ पे जर्म्स वगैरह ग्रो नहीं कर पाएंगे फर्दर, और आपकी बॉडी, फूड वहाँ पे बोल सकते हैं सेफ हो जाएगा। इसके बाद स्टमक में इतना काम होने के बाद
प्रोटीन का यहाँ पे पहले तो ये इनएक्टिवेट फॉर्म से एक्टिवेट होगा, इसके बाद प्रोटीन का डाइजेशन होगा, ठीक है। प्रोटीन के डाइजेशन होने के बाद फूड कहाँ आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड कहाँ आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे एक आपका ऑर्गन है लिवर और एक है पेनक्रियास। अब बीच में हम लोग गॉल ब्लैडर को भी ले लेते, इसको भी छोड़ना नहीं है, गॉल ब्लैडर। अब इन तीनों के फंक्शन को एक एक करके समझेंगे। तो लिवर का यहाँ पे क्या काम है, तो लिवर जो है बाइल जूस को सिक्रीट करता है। बाइल जूस कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, बाइल जूस का यहाँ पे फंक्शन क्या है, तो सबसे पहला फंक्शन, बाइल जूस अल्कलाइन होता है नेचर में, मतलब कि ये जो फूड है जो कि एसिडिक मीडियम में, स्टमक में एसिडिक मीडियम वाले फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे अब जो एंजाइम्स वर्क करेंगे सारे को चाहिए क्या, कौन सा मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, मतलब एसिडिक मीडियम में वो वर्क नहीं करेंगे, तो ये उसको अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा ताकि जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट होकर इस पे वर्क कर सके, अल्कलाइन मीडियम। इसके अलावा एग्जाम में फंक्शन ऑफ बाइल जूस आएगा क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तो। इसके बाद है अल्कलाइन मीडियम देगा लिवर, बाइल जूस, सॉरी। अब बाइल जूस का एक और फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब कि फैट एक ऐसा आप बोल सकते हैं कि कंपोनेंट क्या होगा कि उसको आप कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। और जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे अगर पेनक्रियाज यहाँ पे पेनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम को सिक्रीट करेगा फैट पे वर्क करने के लिए, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे बड़े बड़े होंगे, तो क्या करता है ये बाइल जूस ना, उसको ब्रेक करता है और छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में उसको तोड़ देता है, और उसके बाद जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है वो उस पर जाके वर्क करेगा और उसको एक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फॉर्म तक को लेके आएगा। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज होगा जो है विलाई, कि आपको पता होगा। तो विलाई क्या करता है, प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब कैसे प्रोवाइड सरफेस एरिया, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स, जो कि यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, अब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन कौन से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आपका कार्बोहाइड्रेट निकलेगा, इसके बाद आपका प्रोटीन और यहाँ पे फैट, तो तीनों का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा विलाई के थ्रू। फिर विलाई कैसा स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसके बाद हमारा जो फूड है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनता है कि कंप्लीट डाइजेशन आपके बॉडी में कहाँ पे होता है फूड का, तो ये वही जगह है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा लॉन्गेस्ट आप बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो आपकी बॉडी में पाया जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फूड, जिससे कि सारे न्यूट्रिएंट्स निकल चुके हैं बट वाटर स्टिल प्रेजेंट है उसमें, ठीक है, वाटर एंड सम अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स, तो यहाँ पे वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा और लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी वाटर जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसके अलावा मिनरल्स। और उसके बाद जो हमारा सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट है जिसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, वो एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। किसके थ्रू बाहर आ जाएगा, एनस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो अब इसी को, तो यहाँ पे ये था हमारा फूड का पैसेज। अब इस फूड के पैसेज को अब एक एक करके जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा एंजाइम क्या क्या ब्रेक डाउन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। अगर बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एंजाइम का सिक्रीट होना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो माउथ से, कौन सा, सलाइवा। इसके बाद जब आप स्टमक में आते हैं तो यहाँ पे आपको पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, तो दो एंजाइम आपको यहाँ पे सेक्रेट होगा। इसके बाद आप जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो इसके जो इंटेस्टाइनल वॉल्स है वो भी कुछ एंजाइम सेक्रेट करेंगे, जैसे माल्टेस, आइसोमाल्टेस। इसके बाद यहाँ पे आपको डेक्स्ट्रिन हो जाएगा। तो ये सारे एंजाइम्स कौन सेक्रेट करेगा, इंटेस्टाइनल वॉल। पेनक्रियाटिक जूस जो कि पेनक्रियास से रिलीज होंगे, जिसमें आपका ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, कार्बोक्सीपेप्टिडेस, ये सारे एंजाइम्स, फॉस्फोलाइपेज,
ठीक है। आरएनएस, डीएनएस, ये सारा कौन रिलीज करेगा? पेनक्रियास। और लिवर यहाँ पे क्या रिलीज कर रहा है? बाइल जूस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ कहाँ, जब इसके साथ ही साथ गॉल ब्लैडर बच गया, तो क्या गॉल ब्लैडर भी कोई एंजाइम रिलीज कर रहा है या फिर उसका कोई और काम है? तो ब्लैडर यहाँ पे देख रहे हैं आप, ब्लैडर, ठीक है। तो एक तरह से ज्यादा क्या करेगा? ये स्टोर करता है किसको? बाइल जूस को। लिवर जो है गॉल ब्लैडर में सिक्रीट करेगा बाइल जूस, और ये टेम्पररी टाइम के लिए गॉल ब्लैडर जो है बाइल जूस को स्टोर करके रखेगा और कंसंट्रेशन फॉर्म में वो किस में डालेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ से हमारा जो है, पहले सबसे पहले हम लोग स्टेप वाइज पढ़ते हैं। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से कवर करने वाले। तो स्टेप 1 जो है, तो डाइजेशन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से। तो स्टेप वाइज हम लोग करेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंजेशन। स्टेप 1 क्या है? आप लोग नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर, जब एग्जाम के टाइम आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। इंजेशन, ठीक है। तो फूड एंटर्स इनटू माउथ। अब यहाँ पे फूड एंटर्स इनटू माउथ, ठीक है। यहां से जैसे फूड एंटर्स होगा तो यहाँ पे एक्शन क्या क्या करने वाला है? तो टीथ एंड टंग, ठीक है। च्यू फूड। इसके बाद जो थर्ड है हमारा, सेक्रेशन ऑफ सलीवरी, सलाइवा बोल सकते हैं, जैसे कि सलीवरी माइंडस निकलेगा, ठीक है, सलाइवा। अब यहाँ पे सलाइवा से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका जो नेचर होता है ये कैसा होगा? फ्लूइड इन नेचर। फंक्शन क्या होगा सलाइवा का? सॉफ्टन्स फूड, ठीक है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि सलाइवा इज एंटी बैक्टीरियल इन नेचर, मतलब कि अगर आप खाना खा रहे हैं, कोई भी बैक्टीरियल कुछ भी जर्म्स वगैरह है, तो यहाँ पे एंटीसेप्टिक रोल होता है सलाइवा का। कैसा रोल होता है? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब कि जर्म्स को, जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह होता है तो क्या होता है, उससे कोई इन्फेक्शन फर्दर कोई कट लग जाए तो हम लोग एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं ताकि उसके ऊपर इन्वायरमेंटल कोई इन्फेक्शन, कोई जर्म्स वगैरह अटैक ना कर पाए। तो एंटीसेप्टिक यहाँ पे क्या है? किल जर्म्स। इसके बाद तो इतना कुछ होने के बाद फूड में आपका सलाइवा मिलेगा, क्योंकि अगर फूड में वाटर नहीं होगा तो क्या होगा? पहले तो उसको आप ब्रेक डाउन करने में मुश्किल होगा। इसके बाद क्या? स्वेलिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्वेलिंग के लिए, फॉर इजी मूवमेंट के लिए आपका क्या यूज होगा? यहाँ पे सलाइवा। इसके अलावा यहाँ पे एंटीसेप्टिक इन नेचर भी होता है। तो ये आपका हो गया माउथ का। इसके बाद यहाँ पे रिएक्शंस कितने होते हैं, ये सारे पॉइंट्स को आप लिखिएगा कि इंजेक्शन में इतने सारे पॉइंट्स होंगे और सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो रिएक्शन यहाँ पे मैकेनिकल रिएक्शन भी होगा प्लस केमिकल रिएक्शन भी होगा, ठीक है। मैकेनिकल रिएक्शन जो च्यूइंग होगा, आप बोल सकते हैं च्यूइंग, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा? जो सलाइवा वगैरह जो अटैक कर रहा है वहां पे, तो वो हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। इसके बाद अगर बात करें तो फूड, माउथ में इतना काम होने के बाद जो फूड जा रहा है स्टमक में, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टेप 2 में हम लोग इंटर कर रहे हैं। इंजेक्शन ये था माउथ में इंटर करना, वहां पे जो भी ब्रेक डाउन होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड स्टेप में, जो माउथ में जा रहा है। यहां से फूड इनटेक तो हो गया, अब जो है यहां से हमारा क्या होगा? डाइजेशन। तो डाइजेशन, अब यहाँ पे अगर बात करें स्टमक में जो काम होगा, आपको
एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने नोट्स को जितना इजी बना सकते हैं, जितना सिंपल बना सकते हैं, उतना इजी होगा। आप अपने वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लर्न करने में प्रॉब्लम होगा और एग्जाम टाइम में वही रिविजन नोट्स आपके लिए बर्डन लगेंगे। तो आप जितना, जैसे पहला हमारा माउथ में कौन कौन से एंजाइम काम किए, कौन कौन सा फंक्शन हो रहा है, तो वो हम लोग लिख लिए। अब स्टमक की बारी, तो स्टमक में क्या क्या होगा आपको हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग नोट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे रिलीज, स्टमक वॉल्स रिलीज क्या, HCl। ठीक है, अब फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। पहले फंक्शन नोट कर लेते हैं, फंक्शन ऑफ HCl। फंक्शन क्या है HCl का, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड, अगर फर्स्ट पॉइंट देखें तो प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, किल जर्म्स, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, एक्टिवेट पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। ठीक है, तो इतना पॉइंट हो जाएगा HCl से रिलेटेड। ये इतना किसे रिलेटेड है आपका, HCl से रिलेटेड फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ HCl जरूर पूछा जाएगा, फंक्शन ऑफ बाइल जूस पूछा जाता है, फंक्शन ऑफ सलाइवा पूछा जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट 2 to 3 मार्क्स में आपको पूछ सकता है और 2 से 3 पॉइंट आपको मिनिमम तो देना ही पड़ेगा। उससे ज्यादा, उससे कम तो आप सोच ही नहीं सकते कि उससे कम में मार्क्स आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ HCl हो गया। इसके बाद म्यूकस, जैसा आपको पता है कि ये जो हमारा स्टमक है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये थोड़ा मैंगो जैसा लग रहा है बट ठीक है, स्टमक, तो यहाँ पे अगर HCl रिलीज हो रहा है और HCl रिलीज हो रहा है तो स्टमक के वॉल्स को क्या हार्म कर सकता है। तो यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जस्ट सेकेंड, तो इसके वॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे किसका लेयर लगा रहेगा, म्यूकस का, एक थिक लेयर। ठीक है, ताकि इसके बैड इफेक्ट से हमारी बॉडी को, हमारे स्टमक के वॉल को ये प्रोटेक्ट कर सके। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द ऑफ HCl। इसके बाद अब यहाँ पे 2 एंजाइम का नाम हम बार बार बोल रहे हैं, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। तो पेप्सिनोजेन किसको डाइजेस्ट कर, ब्रेक डाउन करेगा, कौन उसको एक्टिवेट करेगा, तो HCl उसको। आपको यहीं पे याद कर लेना पड़ेगा। कोई भी चीज़ ये ना रहे कि आप बाद में आप इसको कर रहे हैं, आपको इसी टाइम पे याद करना है ताकि आप बांट लीजिए। लाइफ प्रोसेस बहुत बड़ा चैप्टर, उसमें प्लांट का भी पार्ट है और ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी पार्ट है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, आप जितना डिवाइड कर करके पढ़ेंगे आपके लिए वो उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसके बाद जो हमारा है, अब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। पहले पेप्सिनोजेन और ये जो प्रोरेनिन का जो कॉन्सेप्ट है इसको हमको समझना पड़ेगा। तो फंक्शन ऑफ HCl में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं टेबल। तो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे प्रोरेनिन को रेनिन कौन करेगा, HCl। यहाँ पे भी ये काम, दोनों काम किसका है, HCl का, जिसका pH 1.2 to 1.8 होता है। अब पेप्सिन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे रेनिन आ गया। तो अब पेप्सिन को ले लेते हैं। ठीक है, तो पेप्सिन यहाँ पे क्या काम करेगा, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को पेप्सिन पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस, और रेनिन क्या करेगा, जो मिल्क प्रोटीन्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा।
तो रेनिन जो है यहाँ पे पैराकेजिन को, ठीक है, एक मिनट, केजिन आपका प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन, तो इसको इसमें कन्वर्ट करेगा पैराकेजिन प्लस कैल्शियम सॉल्ट्स। तो ये इसका फंक्शन हो गया। अब इसके बाद यही पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस जो है जाके इंटेस्टाइन में जाके फर्दर ये और ज्यादा टूटने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ये कन्वर्जन दो याद रखना। अगर आपको फंक्शन पूछ लिया तो आपको ये वाला स्टेप भी, अगर कन्वर्जन दे रहा है तो ये भी इसका एक्टिवेट कैसे हो रहा है, पेप्सिनोजेन से HCl इसको कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में और प्रोरेनिन। अब यहाँ पे कंफ्यूज होना है कि यहाँ पे जैसे इसका इनएक्टिवेट फॉर्म क्या है, पेप्सिनोजेन, और इसका नाम है प्रो लगा हुआ है, ठीक है, तो प्रोरेनिन। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इनएक्टिवेट फॉर्म, ये भी इसका इनएक्टिवेट फॉर्म होगा, ठीक है, और ये रेनिन इसका क्या हुआ, एक्टिव फॉर्म हुआ, और ये भी इसका एक्टिव फॉर्म हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ पे अराइज हो सकते हैं। HCl यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है प्रोटीन्स को, कौन तोड़ रहा है, पेप्सिन, किसमें दो, पेप्टॉन्स प्लस प्रोटियोसिस। कैसिन एक मिल्क प्रोटीन होता है जो बच्चों में बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मिल्क इंटेक करते हैं, तो यहाँ पे डेवलप ये वाला जो रेनिन का जो फंक्शन है, बोल सकते हैं कि बेबीज में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फंक्शन करता है। केजिन, तो केजिन को कौन तोड़ेगा, रेनिन, पैराकेजिन में और कैल्शियम सॉल्ट्स में। इसके बाद फूड इतना होने के बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्टमक का जो कंप्लीट डाइजेशन, स्टमक में जो पेस्ट, स्टमक एक और काम करता है, चर्निंग ऑफ फूड, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, चर्निंग ऑफ फूड मतलब क्या होता है, चर्निंग ऑफ फूड मतलब कि स्टमक के वॉल जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि वो जो फूड जो एक तो डाइजेस्ट हो ही रहा है, ब्रेक हो रहा है, वो एक अलग ही चीज है, बट यहाँ पे चर्निंग एक मैकेनिकल रिएक्शन भी होता है ताकि वो और पेस्ट के फॉर्म में बन जाए। चर्निंग ऑफ फूड मेक्स फूड इनटू पेस्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो पेस्ट बोल सकते हैं कि ये जो इतना ब्रेकडाउन हो चुका है स्टमक में, इसके बाद ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग कई बार होता है, काइम बोलते हैं इसको। सारा एक एक चीज एनसीईआरटी का लाइन है, अगर आप एनसीईआरटी इस वीडियो के बाद अगर आप एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट एक भी कॉन्सेप्ट नहीं ऐसा रहा होगा जो बचेगा, एक एक लाइन एनसीईआरटी से उठाया गया कि ये काइम, क्वेश्चन बनता है कि काइम और एक वर्ड होता है काइल। तो स्टमक में जो कंप्लीट जो भी डाइजेशन वगैरह का यहाँ पे जो भी हो रहा है, होने के बाद कौन सा स्ट्रक्चर, क्या नाम बोला जाता है, इसको काइम बोला जाता है। अगर इसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा, वहां पे सारे एंजाइम्स एक्ट करेंगे, उसके बाद उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको बोलते हैं काइल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक वर्ड है काइम जो कि स्टमक में फॉर्म होगा, और एक वर्ड है काइल जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में बनने वाला है। तो इसके बाद स्टमक में इतना काम, तो स्टमक में क्या क्या चीजें हो रही है, कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। पेप्सिनोजेन से बनेगा पेप्सिन जिसमें कि HCl उसको एक्टिवेट करेगा, प्रोरेनिन से बनेगा रेनिन, यहाँ पे भी HCl उसको एक्टिवेट करेगा। आपको pH का ध्यान रखना है 1.2 to 1.8। इसके बाद प्रोटीन्स को पेप्सिन तोड़ेगा पेप्टॉन्स प्लस प्रोटियोसिस में। कैजिन जो कि मिल्क प्रोटीन है, एक एक चीजों को आपको मेंशन करना पड़ेगा कि अपने नोट्स को देखिए आपको खुद सब कुछ याद हो जाए। यहाँ पे मिल्क प्रोटीन को किसमें तोड़ रहा है, पैराकेजिन प्लस कैल्शियम सॉल्ट्स। इसके बाद स्टमक में एक बोल सकते हैं कि मूवमेंट हो रहा है जिसको बोलते हैं चर्निंग ऑफ फूड, ठीक है। चर्निंग ऑफ फूड मेक्स फूड इनटू पेस्ट, और यहाँ पे जो आपका फाइनल जो स्ट्रक्चर जो स्टमक के डाइजेशन के बाद आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे काइम। तो इतना काम होने के बाद हम लोग इसके बाद फूड को लेके जाने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके साथ क्या क्या हो रहा है इसको हम लोग देखते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा आप बोल सकते हैं कि साइट है जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का।
यहाँ के बाद कोई फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होने वाला है, ठीक है। कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे फूड इंटर किया, फूड इंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है कि एक यहाँ क्या आएगा, लिवर, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे क्या आने वाला है, पेनक्रियाज। तो अब यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है, तो लिवर, आप जरूर फ्लो चार्ट्स बनाइए। जब आप साइंस पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्टेप्स याद नहीं होता। अगर आप फ्लो चार्ट यूज कर रहे हैं तो वो आपके याद करने के लिए बेस्ट तरीका है। तो लिवर से क्या सीक्रेट हो रहा है, बाइल, बाइल। तो बाइल का अगर बात करें, नोट्स आप यहीं पे बनाते चलिए। बाइल का दो फंक्शन है, पहला इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दूसरा फंक्शन क्या होगा, प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम टू फॉर व्हाट, अल्कलाइन मीडियम आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है प्रोवाइड करेगा, ताकि यहाँ पे जो भी एंजाइम्स हैं वो अच्छे से एक्ट कर पाए। कौन कौन से एंजाइम्स हैं, तो वो एंजाइम्स पहले तो यहाँ से आएंगे, पेनक्रियास से। अब पेनक्रियास से कौन कौन से एंजाइम आएंगे, पहला हमारा आने वाला है ट्रिप्सिनोजन। तो ये सारे एंजाइम्स जब पहले से बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो अपने इनएक्टिवेट फॉर्म में होंगे। ट्रिप्सिनोजन, जेन लगा हुआ है, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन। इसके बाद जो है आपका आने वाला है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो यहाँ पे जो है आपका ट्रिप्सिनोजन है। इसके बाद है प्रो, ठीक है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिड। यहाँ पे ट्रिप्सिन और यही एंजाइम्स के लिए यहाँ पे जो है आपका लिवर जो कि बाइल जूस ये करता है। इसके बाद एक और में होता है इंटेरोकाइनेज। अभी हम लोग सबको फ्लो चार्ट के हिसाब से करें। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको जो इंटेरोकाइनेज एंजाइम मिलेगा जो कि एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन को, और एक बार ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट हो गया तो वो खुद अकेला काइमोट्रिप्सिनोजन को और प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये दोनों को कौन एक्टिवेट कर देगा, ट्रिप्सिनोजन, अपने ट्रिप्सिन वाले फॉर्म में आने के बाद, ठीक है। और ये ट्रिप्सिन वगैरह ये जो भी है आपका प्रोटीन डाइजेशन के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि प्रोटीन के लिए कितने सारे एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। तो अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टाइनल जो जूसेस होते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पे होगा माल्टेस, आइसोमाल्टेस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होंगे जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 1 2, इसके बाद क्या होगा, लिमिट डेक्स्ट्रिनेज, इसके बाद आने वाला है आपका सुक्रेज, और फिर आएगा लैक्टेज। तो एक एक करके यहाँ पे एक एक एंजाइम एक एक कंपोनेंट को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे उन सारे स्टेप, अब आप सोच सकते हैं कि डाइजेशन एक अकेले टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना ज़्यादा हो सकता है। तो आपको इस टॉपिक को कितना डीपली करना पड़ेगा, एक एक एंजाइम को आपको उसका इनएक्टिवेट फॉर्म, कौन उसको एक्टिवेट कर रहा है, किसको वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब हम लोग आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि पेनक्रियास से क्या क्या आ रहा है, ट्रिप्सिनोजन, इसके अलावा प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ठीक है। तो एक मिनट, तो ये है
स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम चाहिए हमको, इंटेरोकाइनेज। आपको मीडियम पता होगा, यहाँ पे कौन सा मीडियम होगा, अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो ये ट्रिप्सिनोजन से ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन यहाँ पे पेप्टॉन्स को जो है ब्रेक करेगा प्रोटियोसिस में। तो यहाँ पे अब ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिनोजन जो है ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो चुका है। ट्रिप्सिन अपना काम करेगा। ट्रिप्सिन का काम क्या है, तो ट्रिप्सिन यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड्स, इसको ऊपर हम लोग शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पेप्टॉन्स प्लस प्रोटियोसिस था, ट्रिप्सिन उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, पेप्टाइड्स में। स्टेप नंबर। इसके बाद 2 क्या है, काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कौन कर देगा, इनएक्टिवेट फॉर्म से एक्टिवेट में कौन लाएगा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, जिसमें कि जिस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे एक चीज आपको करना वहां पे करना है। ये कन्वर्जन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज से यहाँ पे ट्रिप्सिन इसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। इसके अलावा बात करें, ये पैंक्रियाटिक जूसेस, इसके अलावा पैंक्रियास रिलीज करेगा पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, याद करना पड़ेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारा जितना आप देख रहे हैं, ये सारा कौन सा आप बोल सकते हैं कि एंजाइम है, पैंक्रियाटिक एंजाइम है। इसके अलावा पैंक्रियाटिक एंजाइम आपका ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन वगैरह हो गया। पैंक्रियाटिक लाइपेज भी होगा, ठीक है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी होगा। अमाइलेज आपका माउथ में भी सिक्रीट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग अलग है वही चीज, बट क्या है कि वो पेनक्रियाज रिलीज करे, इसलिए उसको पेनक्रियाटिक अमाइलेज नाम दे दिया गया। अगर लाइपेज की बात करें तो लाइपेज भी जो है यहाँ पे पेनक्रियाज रिलीज कर रहा है, तो पेनक्रियाटिक लाइपेज नाम दे रहा है, और ऐसा कोई खास कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग नोट करते चलिए, सारा आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। पैंक्रियाटिक लाइपेज, तो पैंक्रियाटिक लाइपेज का काम क्या है, यहाँ पे फैट को, इसको फैट को, क्योंकि ये इमल्सिफाइड फैट है। इमल्सिफाई कौन किया है इसको, बाइल जूस। इमल्सिफाइड फैट को किसमें कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। और यहाँ पे मोनोग्लिसराइड्स वगैरह भी होंगे, तो ये तो आपको तो याद रखना पड़ेगा, मोनोग्लिसराइड्स। इसके अलावा अगर बात करें तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, तो वो स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज, ठीक है, तो इन सब में कन्वर्ट करेगा। और इसी का फर्दर, ये अभी और टूटेगा, इसका फर्दर डाइजेशन जो है इंटेस्टाइनल जूसेस करेंगे। अब इंटेस्टाइनल, माल्टोज के लिए माल्टेज, आइसोमाल्टोज के लिए आइसोमाल्टेज, लिमिट डेक्स्ट्रिन के लिए लिमिट डेक्स्ट्रिनेज, सुक्रोज के लिए सुक्रेज, और लैक्टोज के लिए लैक्टेज।
तो ये अब हम लोग करने वाले हैं इंटेस्टाइनल जूस। ये तो आप देख लीजिए पैनक्रियाटिक, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो आरएनए को भी पैनक्रियाटिक जूस आरएनएस, ठीक है, तो आरएनए को भी ये डाइजेस्ट करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस की। इंटेस्टाइनल जूस में माल्टोज के लिए यहाँ पे क्या होगा, माल्टेज, तो टू ग्लूकोज, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का, क्या चाहिए हमको, यही तो चाहिए, ग्लूकोज। इसके बाद क्या है, आइसोमाल्टेज को, आइसोमाल्टेज के लिए हमको क्या चाहिए, आइसोमाल्टेज, ये भी यहाँ पे 2 ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट कर रहा है। लिमिट डेक्स्ट्रिन को किसमें कर रहा है, लिमिट डेक्स्ट्रिनेज इसमें करेगा, ग्लूकोज में। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सुक्रोज को कौन करेगा, सुक्रेज, किसमें करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। इसके बाद जो लास्ट हमारा है लैक्टोज, कौन करेगा, लैक्टेज, इसमें करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। तो इतना जो है आपका इंटेस्टाइनल जूस का रिएक्शन था, जो कि आपको एकदम बाय हार्ट याद करना है। माल्टोज के लिए बहुत इजी है, क्योंकि एंजाइम जो होता है ना उसका ASE लग जाता है। तो माल्टोज के लिए माल्टेज, सॉरी यहाँ पे ए होगा, आइसोमाल्टोज के लिए आइसोमाल्टेज, लिमिट डेक्स्ट्रिन के लिए लिमिट डेक्स्ट्रिनेज। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सुक्रोज के लिए सुक्रेज, सुक्रोज क्या किसमें कन्वर्ट करा, सुक्रोज को, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। यहाँ पे लैक्टोज के लिए लैक्टेज चाहिए, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। तो इतना होने के बाद आपका कंप्लीट डाइजेशन जो है, यहाँ पे इतना होने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई प्रेजेंट है वो इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ विलाई क्या हुआ, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसमें ब्लड वेसल्स होंगे जो इसको एब्जॉर्ब करेंगे। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया आपका, ब्लड में वो जा रहा है, ट्रांसपोर्ट करेगा, एसिमिलेशन वगैरह होगा। इसके बाद जो कंप्लीट डाइजेशन आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके बाद फूड जो है, जो कि अब उसमें कुछ बचा नहीं है, हाँ वाटर बचा हुआ है, कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स बचे हुए, तो वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसका होगा, वहाँ पे कोई आप बोल सकते हैं कि डाइजेशन नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, वहाँ पे वाटर जो है एब्जॉर्ब होगा, और इसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा हुआ है वो एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। इसमें आपको हम एक एक एंजाइम उसको कौन एक्टिवेट कर रहा है, किस फॉर्म में बदल रहा है, ये हम आपको बता दिए। आप अच्छे से इसके नोट्स बनाइए 2 से 3 बार। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इतना पढ़ने के बाद आप ज़रूर NCERT को रीड करिएगा। एक बार NCERT को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप NCERT रीड करेंगे तो आपको एक एक चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगा, तो आपको एक तरीके से रिवाइज बहुत अच्छे से हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। और इनको बार बार आपका आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे तो इन एंजाइम्स के कन्वर्जन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शन आप इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कि नोट्स बना सकते हैं, तो उसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी तो डालेंगे ना कि क्या क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे HCl, रोल ऑफ HCl, रोल ऑफ बाइल जूस, रोल ऑफ सलाइवा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम एक्ट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइनल जूस, पेनक्रियाटिक जूस, यहाँ पे इसके बाद बाइल कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है। बाइल का फंक्शन क्या है, 2 फंक्शन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसके बाद और क्या होगा, वो प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम। तो ये हो गया हमारे बाइल जूस का फंक्शन। और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होगा, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। और उसके बाद जो है अनडाइजेस्टेड फूड, फीकस आप बोल सकते हैं, फीकस को जो है बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव किससे होगा, एनस के थ्रू। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आज की क्लास में कंप्लीट होता है। अगले हमारे लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छे से इन डिटेल करने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।